Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss guideline number 8 for disconnection approach. And in previous lecture we have just discussed what is guideline number 8. In this lecture we are going to discuss analysis and synthesis according to guideline number 8 and 9. Now, guideline number 8 states that avoid sequence which may lead to unwanted reactions at other sites in the molecule. मॉलिक्यूल में अदर साइड पे अगर कोई अनवांटेड रिएक्शंस होती है तो ऐसे सीक्वेंस को हमें अवॉइड करना होगा. एग्जाम्पल कल हमने इसका लिया था कि जब बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन करते हैं तो 50% यील्ड में ही आपको मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है. इसके लिए एनालिसिस देखते हैं. आपके पास कंपाउंड नंबर 15 है. अब ध्यान से देखिए, कंपाउंड नंबर 15 का हमें डिस्कनेक्शन करना है. एनालिसिस का मतलब क्या है? क्या होता है एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब होता है टारगेट रिएक्शन फ्रॉम टारगेट मटेरियल टू स्टार्टिंग मटेरियल. टारगेट मटेरियल से स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ रिएक्शन चलेगी. तो देखिए कैसे टारगेट मटेरियल अपना 15 है, कैसे हम यहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल लेकर आते हैं, देखते हैं. अब देखिए ध्यान से, आपके पास एक कंपाउंड नंबर 15 है जिसका हमें डिस्कनेक्शन करना है. तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक हैलाइड है और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, साथ में इथोक्सी बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट है. अब ध्यान से देखिए, इथोक्सी जो ग्रुप है, इथोक्सी ग्रुप है जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पर भी ग्रुप ला सकता है और पैरा पोजीशन पर भी इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट कर सकता है. तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं दो तरीके से. फर्स्ट वाले मेथड में फर्स्टली हमने किया नाइट्रेशन. नाइट्रेशन कैसे? मतलब CN बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. नाइट्रेशन का मतलब है कि CN बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और ये कंपाउंड आपको मिलेगा. अब इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे. कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा इथोक्सी बेंजीन. सिमिलर वे में अगर हम स्ट्रेटजी बी के अकॉर्डिंग चले कि पहले इस वाले ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को, और उसके बाद हम करते हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट, फिर भी आपको स्टार्टिंग मटेरियल यही मिलेगा. अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास दो स्टेप की रिएक्शन की हमने, एक तो ए मोड से की है कि बी वाले मोड से की है. दोनों में से दोनों के दोनों तो सही नहीं हो सकती. दोनों में से केवल एक ही करेक्ट आपको मिलेगी. देखते हैं दोनों में से करेक्ट कौन सी है और कौन सी में इनकरेक्शन है. ओके, सो बोथ द स्ट्रेटजी फिट द सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न. सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न का मतलब क्या है कि जो आपका इथोक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. किससे ज़्यादा? CH2Cl के साथ. तो स्ट्रेटजी ए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगी. लेकिन जो CH2Cl ग्रुप है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. किसकी हेल्प से? नाइट्रेटिंग कंडीशन में. ठीक है, इसलिए हम ए को अवॉइड करेंगे, केवल बी को लेकर चलेंगे. देखिए ध्यान से, रिएक्शन में समझ में आएगा. सिंथेसिस में क्या होगा? अपना स्टार्टिंग मटेरियल आया था इथोक्सी बेंजीन, नाइट्रेशन किया, फर्स्टली नाइट्रो ग्रुप आएगा, उसके बाद आपका जो मिथाइल क्लोरो कंपाउंड था उसके साथ रिएक्शन होगी. अब ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ आपको. अब देखो, ये इथोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग. तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आएगा? इस वाले पोजीशन पे, जो इसके क्या है? मेटा, और इसकी क्या है? ऑर्थो. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2Cl. ठीक है, लेकिन ये वाला स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो होगी और 100% ठीक भी होगी. तो इसका मतलब क्या था कि जब हमने इस कंपाउंड के दो तरीके से ब्रेक किया था इसको, क्योंकि सिंथेसिस तो एनालिसिस का जस्ट रिवर्स होता है. उसका जो लास्ट स्टेप था उसमें हमने फर्स्टली क्या किया था? एक में CN नाइट्रेशन किया था और एक में CCl का बॉन्ड ब्रेक किया था. तो इसका मतलब पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? नाइट्रेशन वाला.
पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? नाइट्रेशन वाला, क्योंकि अगर नाइट्रेशन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो बाद में ब्रेक होगा, तो आएगा भी बाद में, और बाद में अगर आएगा तो क्या करेगा वो? इसको CH2Cl को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है। इसलिए जो ये वाला स्टेप होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस रहेगी। नाउ द गाइडलाइन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन नंबर 9, if ortho-para substitution is involved, one strategy may avoid separation of isomers in that the other position becomes blocked। क्या मतलब है भाई? गाइडलाइन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है अगर किसी रिएक्शन में, तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके अंदर हम आइसोमर्स के सेपरेशन को अवॉइड करें, इन दैट द अदर पोजिशन बिकम्स ब्लॉक, ताकि एक पोजीशन को ब्लॉक करते हैं दूसरी पोजीशन ही बचे उसके लिए। एग्जांपल से समझ में आएगा। आपके पास एनालिसिस देखिए, कंपाउंड नंबर 17 के लिए एनालिसिस है, ठीक है। फर्स्टली यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे? नाइट्रो वाला ब्रेक करेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप OH के लिए भी फेवरेबल है और इस ग्रुप के लिए भी फेवरेबल है। तो यहाँ से CN नाइट्रेशन किया, डिस्कनेक्शन किया, उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे और यहाँ से फिनोल आपको मिलेगा। अब फिनोल मिल जाने के बाद आपको बेंजीन पर नहीं जाना है, क्योंकि फिनोल हमारे पास अवेलेबल भी है, और दूसरी बात हमें ये पता है कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लेकर आना डिफिकल्ट है, तो हम फिनोल को ही अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेकर चलेंगे। Now, the altering order of events disconnecting Friedel-Crafts first is unusual but sensible here since the para position is blocked। देखो, पहले हमने नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट किया है, उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट करवाई है, लेकिन अगर पहले फ्रिडल-क्राफ्ट करा देते तो इसको दोबारा से ला पाना मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन ब्लॉक हो जाती पहले से, ठीक है। इसलिए एक और एनालिसिस देख लीजिए इसमें। दूसरा क्या हो सकता है? इसमें तो हमने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप को पहले ब्रेक करवाया। इसके अंदर हम रिवर्स कर देते हैं इस रिएक्शन का, कि हम पहले फ्रिडल-क्राफ्ट करा देते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड को पहले ब्रेक करा देते हैं, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तब भी आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या मिलेगा? फिनोल। लेकिन दोनों एनालिसिस में से एक ही करेक्ट जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। करेक्ट क्या है कि फिनोल जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसका नाइट्रेशन करो, नाइट्रो कंपाउंड्स आएगा, फिर उसका फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर दो, आपको स्टार्टिंग मटेरियल टारगेट मटेरियल 17 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले रिएक्शन ज़्यादा सेंसिबल है, ओके। तो ये हमने डिस्कस की नो गाइडलाइंस को हम रिवाइज करेंगे, और इन गाइडलाइंस को माइंड में रखते हुए ही हमें डिस्कनेक्शन करना होगा। ये नहीं है कि हम हमारी मर्जी से किसी भी बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दें। अब देखिए, अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, जैसे बेंजीन वाला कंपाउंड ही लेकर चलूँ मैं, फिनोल का कंपाउंड है, यहाँ पर सपोज करो ए लगा, यहाँ पर बी लगा है और यहाँ पर कोई सी लगा है, तो डिस्कनेक्ट करते जाओगे, किसी भी मेथड से डिस्कनेक्ट कर लो आप, तो अल्टीमेटली मिलेगा तो क्या आपको? फिनोल ना, क्योंकि यही तो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है। लेकिन पाथ भी तो सही होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, किसी में आपने ए पहले रिमूव कर दिया, किसी में बी पहले रिमूव किया, किसी में सी पहले रिमूव किया, तो ऐसे स्टेप करते जाओगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट तो आपको फिनोल मिलेगा, बट वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जब आप सिंथेसिस करोगे तो वो उस कंडीशन को फेवर नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एनालिसिस रिवर्स डायरेक्शन में करने पर अगर सिंथेसिस देता है टारगेट मटेरियल का, वही एनालिसिस आपके लिए फेवरेबल होता है। उसी तरीके से हमें डिस्कनेक्शन करना होता है, ओके।